हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केसी और केपी के बाद ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जिसको कभी कभी ली चैटलियर या ली चैटलियर पढ़ते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक आपको ये इंडस्ट्री का यूज़ बताएगा कि केसी को या इस इक्विलिब्रियमिक रिएक्शन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं ताकि हमारे लिए प्रोडक्ट ज़्यादा बने। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉलो करता है, या आप ऐसे कहें कि ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट इज आइडेंटिकल विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको आप बाद में ये कह सकते हैं कि आर लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसका मकसद ये होता है कि अगर किसी चीज़ में इक्विलिब्रियम है, मतलब कोई बॉडी एट रेस्ट है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो वो हमेशा ये कोशिश करेगी कि वो रेस्ट में रहे। लेकिन अगर कोई बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, फिर भी वो ये कोशिश करेगी कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसकी मूवमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो वो दोबारा उसी हालत में आने के लिए कोशिश करेगा। रेस्ट में था तो डिस्टर्ब होने के बाद दोबारा रेस्ट में आने की कोशिश करेगा। अगर मूविंग था तो मूविंग डिस्टर्बेंस आने की वजह से वो दोबारा यूनिफॉर्म कंडीशन में वापस आएगा। तो इसी तरीके से अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो वो भी यही करता है कि अपना डायरेक्शन चेंज करके अपने इक्विलिब्रियम को वापस लाने की कोशिश करता है। तो उसको डिफाइन करते हैं, इफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन इज disturbed, then it tries to cancel out or nullify the effect on it by changing its direction। इसका मकसद ये है कि अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन का चेंज हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो वो उस इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, उसको वापस लाने के लिए अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। क्या करेगा? अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ये हमने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के कंडीशंस में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय, कुछ चीज़ें थी जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, या कुछ पहले लिखते हैं, इसको डिस्टर्ब कौन सी चीज़ करती है? इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय, इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय कौन कौन सी चीज़ें? कंसंट्रेशन, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 प्रेशर, नंबर 4 कैटालिस्ट। ये 4 चीजें हैं जो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। अब इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है हमारे पास कंसंट्रेशन। अगर आप इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ना चाहते हैं इजी तरीके से, तो फिर आप इसको कंसंट्रेशन के इफेक्ट को थोड़ा अलग अलग करके पढ़ो। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली पॉइंट है, ऐसे समझ लें, हमारे पास ये एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर किसी रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम ऑलरेडी मौजूद है, उसमें कुछ अमाउंट हमने ऐड कर दिया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए, तो उनके बीच में खुलियन भी ज़्यादा होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया।
अब दोबारा उसको वापस लाने के लिए क्या करेगा, अगर रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, ताकि क्या करे, वो दोबारा इक्विलिब्रियम को वापस लाए। हमने भी यही पढ़ा कि अगर कोई चीज उसका इक्विलिब्रियम चेंज करता है, डिस्टर्ब करता है, तो उसको वापस लाने के लिए वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, द रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही हमारे पास ए डबल एडेरो बी, इससे समझ लें, हमें समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमने मोल्स बढ़ा दिए, रिएक्टिंग मोल्स बढ़ गए, ये सभी के लिए नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। कभी कभी रिएक्टिंग के मोल्स ज़्यादा होते हैं फिर भी इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे भी। ये बात क्यों, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर 2 मोल आ गए एक है, तो क्या करेगा, इधर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, टोलियन ज़्यादा होंगे, तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा ताकि दोनों का दोबारा वापस इक्विलिब्रियम। तो किसी भी कंडीशन में अगर रिएक्टेंट बढ़ेंगे तो वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर प्रोडक्ट बढ़ता है, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, बैकवर्ड। वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड। इसको ऊपर वाले रिएक्शन के मुताबिक लिखते हैं। सॉरी, हमारे पास है ए डबल एडेरो 2b, जैसे इधर था 2a, वो फॉरवर्ड जा रहा है। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है, मतलब कुछ रिएक्टिंग के मॉलिक्यूल ऐसे समझ ले निकल गए, तो क्या होगा, या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ऐड हो गए, तो वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। चौथी कंडीशन है रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट। तो अभी आप खुद समझ जाए, ये और ये दोनों अप्रॉक्सीमेट सेम, सिर्फ वर्डिंग चेंज है। कहाँ जाएगा, कौन से डायरेक्शन में, बैकवर्ड, क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कम हो गए, कहाँ डायरेक्शन जाएगा, बैकवर्ड। हमारे पास डी है रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, तो किसके मॉलिक्यूल कम हुए, प्रोडक्ट के, तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। तो इसी तरीके से अगर आप अब इन चारों चीजों को हम समराइज करते हैं कि अगर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का मकसद ये है कि अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर प्रोडक्ट बढ़ेगी तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। जिस साइड कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसके अपोजिट साइड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जाएगा, ये याद रहे आपको। अगर प्रोडक्ट बढ़े तो सॉरी बैकवर्ड, अगर रिएक्टेंट बढ़े तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। किसी भी रिएक्शन का इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ना हो तो आप इस तरीके से याद कर लें, आपको कभी तकलीफ नहीं। चले, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा इफेक्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ने के लिए आपको नेचर ऑफ रिएक्शन का पता होना चाहिए कि भैया ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। ये चीज आपको क्लियर करनी है, क्योंकि टेम्परेचर दोनों पे अलग अलग इफेक्ट करता है। दूसरा इफेक्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ने से पहले आपको नेचर ऑफ रिएक्शन के मुताबिक कंडीशन अप्लाई करनी। अगर इन केस के एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैं दोनों को अलग अलग करूं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होती है हीट ऑफ प्रोडक्ट से। हीट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होती है किससे, हीट ऑफ प्रोडक्ट से। अगर हमारे पास ये रिएक्शन है ए डबल हेटेरो बी, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, ये हाई ये लो। अब देखा, अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इफ टेम्परेचर इज राइज, तो कौन से मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। आपको पता है हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, या ऑलरेडी ऐसे समझ लें ये हॉट है ये कोल्ड है, तो पहले जो न्यू एनर्जी देंगे तो कौन एब्जॉर्ब करेगा,
इसका टेम्परेचर ऑलरेडी लो है। जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी एनर्जी इसके बराबर हो जाएगी, मतलब प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होगी, रिएक्टेंट। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट है, इसकी हाई इसकी लो। इन केस के अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कौन सी बॉडी, कौन से मॉलिक्यूल, कौन सी साइड वाले मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट एनर्जी को, जिसकी लो है। जब ये लो वाले मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी एनर्जी बराबर हो जाएगी किसके, रिएक्टेंट के। तो ये जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट। मतलब कौन सा डायरेक्शन हुआ, बैकवर्ड। तो अब ये याद रहे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से डायरेक्शन क्या होगा, बैकवर्ड, और टेम्परेचर को कम करने से डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल समझ में आ गया। चलें अभी एंडोथर्मिक के पास चलते हैं। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्टेंट कम होता है हीट ऑफ प्रोडक्ट से। फिर से सेम कंडीशन, हमने ये लिखा ए डबल हेटेरो, या चले एक्स वाई लिखते हैं, एक्स ये वाई, इसकी एनर्जी क्या है, लो, और इसकी एनर्जी क्या है। अब आप मुझे बताएं कि इन केस के अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कौन से मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, इसका लो, मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। जब ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी एनर्जी किसके बराबर होगी, प्रोडक्ट के, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या होगा, फॉरवर्ड। अगर टेम्परेचर कम कर दें तो क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होता है, देखो। वो इसलिए कि अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं मतलब वाई की एनर्जी को कम कर रहे हैं, तो वाई की एनर्जी कम होगी तो कम होने से किसके बराबर हो सकती है, एक्स के, जिसकी लो एनर्जी है, तो वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स। क्लियर हो गई बात। तो एक्सो और एंडो की कंडीशन से याद रखें, एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड और टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड, फॉर एक्सोथर्मिक। एंडो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड और टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड, एक दूसरे के अपोजिट है, ये ख्याल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपका क्लियर हो गया। डन, आगे चलते हैं। तीसरा हमारा इफेक्ट है जिसको हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर के नाम से लिखेंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें एक्सो एंडो का कंडीशन नहीं है, लेकिन वो भी किसी चीज पे डिपेंड करता है जरूर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ने से तीसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सबसे पहली पॉइंट कि इन केस ऐसे समझ लें, आपकी इंपॉर्टेंट है, इफ डेल्टा एन इज जीरो, अगर डेल्टा एन जीरो है देयर इज नो इफेक्ट। प्रेशर बढ़ाने से या कम करने से कोई भी इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, x2 प्लस आई डबल एडेरो 2xi, इसका डेल्टा एन क्या है, जीरो, मतलब इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहली पॉइंट आपको ये चूज कर कि कौन से रिएक्शन पे प्रेशर इफेक्ट कर सकता है, आपको वो डेल्टा एन वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। डेल्टा एन जीरो है, पहले से ही वापस कर देने, इस पे इफेक्ट नहीं कर सकता। अगर डेल्टा एन बराबर जीरो के नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, देन ऐसा इफ प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर इज इंक्रीज, देन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन shifts that side where moles are decreasing, where moles are
डिक्रीजिंग। इसमें ऐसे नहीं है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इसमें आपको खुद ढूंढना है। जैसे मैं एक मिसाल दूंगा, हमारे पास लिखा हुआ है 2NH3 डबल एडेरो N2 प्लस 3H2, एक ही रिएक्शन है हमारे पास। और दूसरा मैंने लिखा है 2NO2 डबल एडेरो N2। अभी पहले ये चेक करना है क्या इन दोनों पे प्रेशर इफेक्ट करेगा। इसके 2 मोल, इसके 4 मोल, मतलब डेल्टा एन 0 नहीं आएगा। अगर डेल्टा एन 0 नहीं है तो प्रेशर इस पे इफेक्ट करेगा। अब अगर प्रेशर इस पे इफेक्ट करेगा तो प्रेशर बढ़ाने से डायरेक्शन उस साइड जाता है जहां नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। इस साइड कितने? 2। इस साइड कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 4। तो प्रेशर बढ़ाने से बाय इंक्रीजिंग प्रेशर डायरेक्शन किस साइड जाएगा? इस साइड मोल कम है, हम क्या लिखेंगे कि इसका डायरेक्शन बैकवर्ड। इन केस के अगर ये चेक करते हैं हम प्रेशर, इसका अगर बढ़ाएं 2, इसका 1, मतलब डेल्टा एन 0 नहीं है तो इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये किस साइड जाएगा? जिस साइड मोल कम है। साइड मोल कम है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्रेशर का इफेक्ट भी क्लियर हो गया, टेम्परेचर भी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। लास्ट वन हमारा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के इफेक्ट को पढ़ने के लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि कैटालिस्ट करता क्या है। कैटालिस्ट सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी पे इफेक्ट करता है। किस पे इफेक्ट करता है? इट ओनली चेंजेस, इधर लिखा हूं, ओनली इफेक्ट्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ ये काम करता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा या बाद में आएगा, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करता। कैटालिस्ट does not change the direction of heat, direction of reaction। सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी पे इफेक्ट करेगा, टाइम पीरियड पे इफेक्ट करेगा, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं करता। जैसे मैं आपको ग्राफ के मुताबिक समझाता हूँ। ये हमारे पास रिएक्टेंट, हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, इससे समझ लें ये टाइम हमारे पास कंसंट्रेशन। ये वो टाइम है जब हमने इस रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज नहीं किया था, विदाउट कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट। अगर हम इस रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज करें तो ये रिएक्शन जल्दी आ जाएगा, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम जो होगा वो पहले से जल्दी आ जाएगा विद कैटालिस्ट। सिर्फ और सिर्फ ये फर्क करता है। कैटालिस्ट क्या करेगा? अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम लेट आ रहा है तो कैटालिस्ट ऐड करने से जल्दी आ जाएगा, या अगर कैटालिस्ट ऐसा नेगेटिव कैटालिस्ट है जो किसी रिएक्शन को स्लो डाउन करना चाहता है तो फिर इक्विलिब्रियम लेट आएगा। लेकिन ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में हम पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि कैटालिस्ट के ऐड करने से टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा। जो पहले 1 घंटे के बाद इक्विलिब्रियम आ रहा था वो अभी 10 मिनट, मतलब 1 घंटे से कम टाइम लेगा। 10 मिनट भी हो सकते हैं, 20 भी, 30 भी, लेकिन 1 आवर से कम होगा। क्लियर हो गया? डिचैटलियर प्रिंसिपल जिसमें हमने 4 इफेक्ट पढ़े, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड कैटालिस्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।